सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। मैं इस चैनल में आपको संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा और इसमें भी हम सबसे पहले कक्षा 10 की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। और उसका अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने क्या क्या बदलाव किए हैं सिलेबस में, और सिलेबस को हम अच्छी तरह समझेंगे। और इसके बाद हम पहले पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे और उसके बाद जो व्याकरण है संस्कृत की उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संस्कृत की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो 12 चैप्टर थे उनमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब 10 चैप्टर हैं जो अपने को इस साल पढ़ने हैं। शुचि पर्यावरणम, बुद्धिर बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्य वत्सला, सुभाषितानि, सौहार्दम प्रकृते शोभा, विचित्र साक्षी, सुप्तये है, भूकंप विभीषिका, अन्योक्तये। 2 चैप्टर और थे। एक तो 4 नंबर पे था व्यामः सर्वदा पथ्यम, और एक 11 नंबर पे था प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद। इन दोनों को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है और सिलेबस को विस्तार से जानने के लिए आगे चलते हैं। अपने संस्कृत का बोर्ड का कोड है 71 और इसमें जो अंकों का विभाजन है उनको हम जान लेते हैं। अंकों का विभाजन अगर हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो अपने को ये मालूम हो जाएगा कि कौन से चैप्टर को या टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो अपना पूरा पेपर है वो ये देखिए, पूरा 3.25 घंटे, 3 घंटे और 15 मिनट का अपना पेपर होगा। और टोटल संस्कृत का पूर्णांक है 100 अंक। उसमें से 20 अंक अपने विद्यालय से सत्रांक के चले जाएंगे और 80 अंक है उनकी परीक्षा होगी। तो 80 अंक की परीक्षा, अब 80 अंक का भी हम अच्छी तरह से विभाजन समझ लेते हैं। 80 अंक के लिए अपठित अवबोधनम ये है 10 नंबर का, और रचनात्मक कार्य 15 नंबर, और अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 नंबर का है, और पठित अवबोधनम ये 30 नंबर का है। टोटल 80 नंबर का ये अपना पेपर हो गया। और ये जो टॉपिक है इनको हम विस्तार से देख लेते हैं। एक बार इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि अपठित अवबोधन क्या है, रचनात्मक कार्य क्या है, अनुप्रयुक्त व्याकरण क्या है और पठित अवबोधन क्या है। इसको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपठित अवबोधनम, अपठित अवबोधनम लिखा है, अपठित प्लस अवबोधनम। जो हमने पढ़ा नहीं है पहले, जो पहले नहीं पढ़ा है उसका अपने को ज्ञान कितना है, उसके आधार पे अपने पास एक गद्यांश आएगा। एक सरल एक है सरल है गद्यांश है, यानी एक सरल सा गद्यांश आएगा जिसकी शब्द सीमा है 80 से लेकर 100 तक रहेगी। और उस गद्यांश को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे पहले, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसको समझ के उसमें से उसके नीचे प्रश्न चतुष्टयम 4 प्रश्न आएंगे। ये पूरा 8 नंबर का है, पूरा गद्यांश है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो नीचे दिए हुए होंगे। तो उसमें प्रश्नों का अलग अलग प्रकार है। जैसे पहले 4 प्रश्न है वो एक पदेन उत्तरम, पहले 4 प्रश्न है उनका एक एक पद में उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न है वो आधा अंक का होगा। तो 4 प्रश्न रहेंगे तो आधा से 4 को गुणा करेंगे 2 नंबर हो जाएंगे। टोटल ये चारों प्रश्न होंगे 2 नंबर के। एक प्रश्न आधा का होगा तो 4 और 2 के हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरम प्रश्न त्रयम। प्रश्न त्रयम यानी 3 प्रश्न ऐसे होंगे
जिनका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। 3 प्रश्न है, उनका पूर्ण वाक्य नहीं पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो वो 3 प्रश्न है, वो 1-1 नंबर के होंगे। ये पहले वाले प्रश्न थे आधा नंबर के थे 4, और ये 3 प्रश्न है 1-1 नंबर के। तो 3 प्रश्न 3 गुणा 1 3 नंबर के हो जाएंगे। तो 2 के ये हो गए, 3 के हो गए, 5 नंबर हो गए ना, टोटल 8 थे ना। उनमें अगला प्रश्न आएगा, वो आएगा शीर्षक प्रदानम। जो हमने वो गद्यांश पढ़ा है उसको हमें शीर्षक देना है कि इस गद्यांश का हम क्या शीर्षक दे सकते हैं। उसको अच्छी तरह समझेंगे और समझने के बाद हम दिमाग लगाएंगे कि इसका क्या शीर्षक प्रदान करें जो एकदम उपयुक्त हो, उचित हो, बढ़िया लगे सबको। तो ऐसा उसको शीर्षक अगर हम सही देंगे तो वो 1 नंबर का वो प्रश्न वो रहेगा। शीर्षक देते ही 1 नंबर वो मिल जाएगा। तो 2, 3, 5, 6 हो गए। और 6 होने के बाद अगला चौथा प्रकार का प्रश्न है अनुच्छेद आधारितम। अनुच्छेद प्लस आधारितम यानी अनुच्छेद को आधार बनाते हुए भाषिकम कार्यम, भाषा से संबंधित कार्य है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न कैसे होंगे? अति लघुत्रात्मक 4 प्रश्न। अति लघुत्रात्मक छोटे, बहुत छोटे, और 4 प्रश्न यानी 4 प्रश्न होंगे। और चारों ही प्रश्न आधा नंबर के होंगे। तो 4 प्रश्न और आधा नंबर के, तो टोटल नंबर हो गए 2। तो 2, 3, 5, 1 6 और 2 8। ये 8 नंबर के इस गद्यांश को जो हमारी किताब में नहीं है, बाहर की किताब से आएगा। ये जो हमने पाठ्य पुस्तक पढ़ी है ना, उस पाठ्य पुस्तक जो शेमुष्ठी अपनी जो भाग द्वितीय किताब है उसमें से नहीं होगा ये गद्यांश। ये गद्यांश उस किताब से अलग से होगा। और जो अपना किताब में नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर हम इधर उधर कहीं कोई किताबें पढ़ते हैं अलग से हटके सिलेबस के अलावा, तो उनमें वो मिल जाएगा। तो उससे ये प्रश्न करेंगे तो ये 8 नंबर अपने हो जाएंगे। और भाषिक कार्य में भी जो भाषिक कार्य वाले प्रश्न हैं उनमें भी क्या पूछा जाएगा? वाक्य कर्तरी क्रिया पद चयनम। एक प्रश्न तो ऐसा होगा, 4 प्रश्न है ना, 4 में एक तो ऐसा होगा जो वाक्य में कर्ता या क्रिया का चयन किया जाएगा। या तो पूछ लेगा कर्ता कौन सा है या पूछ लेगा क्रिया कौन सा है। तो इनमें से एक चीज पूछेगा, कर्ता या क्रिया। ठीक है, कर्ता और क्रिया। और इस दूसरा प्रश्न होगा उसमें विशेष्य और विशेषण और विशेष्य चयनम। उसमें दूसरे प्रकार का प्रश्न है, उसमें या तो विशेषण पूछेगा कि इसमें विशेषण बताओ, या फिर विशेष्य पूछेगा। वाक्य दे देगा गद्यांश का और उसमें पूछेगा बताओ इसमें विशेषण कौन सा है, या ऐसे पूछ लेगा इसमें विशेष्य कौन सा है, तो वो बताना है। और तीसरा जो प्रश्न का टाइप होगा संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग है। तो आपसे या तो संज्ञा को के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए कहेगा, और या फिर अथवा यानी या कहेगा सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करके बताइए। तो आधा 1.5 हो गया। फिर लास्ट प्रश्न है वो गद्यांश में से कोई शब्द लेगा, कोई पद लेगा, गद्यांश में से उठाएगा और उसका कहेगा इसका पर्याय पद बताओ या विलोम बताओ। तो हो सकता है वो आपको ऐसे पूछेगा ऐसा पर्याय बताइए जो इस गद्यांश में भी हो। कई बार ऐसे पूछता है, आपको कोई शब्द दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया कि भाई ये शब्द दिया है और उस शब्द का जो पर्याय है वो, वैसे एक शब्द के पर्याय बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ये कहेगा कि इसका जो पर्याय है वो इस गद्यांश में ढूंढो। तो ये हो गया अपठित अवबोधन वाला जो गद्यांश है उसके 8 नंबर। आप अगर इस तरीके से तैयारी करके जाओगे तो ये 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद दूसरा भाग है खंड ख रचनात्मक कम कार्यम। तो रचनात्मक कार्यम ये है अपने 15 नंबर का टोटल। तो रचनाओं में हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम। तो अपने को संकेत मिलेंगे उसमें, और संकेतों को आधार बना के औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखना है एक तो। और वो पत्र अपने को मिलेगा, पत्र के नंबर मिलेंगे अपने को 4 पत्र। अगर हमने सही किया है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो 4 अंक, ये मैं अच्छी तरह से आपको सब कुछ करवाऊंगा, ये 4 अंक मिलेंगे। फिर दूसरा
इसमें रचनात्मक कार्य में होगा चित्र आधारितम वर्णनम अथवा संकेत आधारितम वार्तालाप लेखनम। या तो एक चित्र दिया हुआ होगा, उस चित्र को आधार बनाकर हमें वर्णन करने के लिए कहेगा, और या फिर संकेत दिए होंगे, उन संकेतों को आधार बनाकर उस पर वार्तालाप, वाद विवाद, वो अपने को वाद विवाद करना है, उस पर वाक्य लिखने हैं। वार्तालाप चाहे वो गुरु शिष्य का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, वो वार्तालाप लिखना होगा, तो 4 नंबर का वो हो जाएगा। फिर उसके बाद है अनुवाद कार्यम। हिंदी भाषायाः षड वाक्येषु, षड यानी 6, षड वाक्येषु चतुर्णाम यानी 4 वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद है। अनुवाद कार्य क्या करना है, हिंदी के 6 वाक्य मिलेंगे अपने को पेपर में, और उन 6 वाक्यों में से अपने को कह रहा कि 4 ही वाक्य ऐसे अपने को जो सरल लगे या अपने को आ रहे हो या जिनको हम बढ़िया तरीके से कर सके, उन 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। 4 वाक्य और 4 ही नंबर, 6 के 6 नहीं करने, 6 वाक्य पेपर में मिलेंगे हिंदी भाषा में लिखे हुए, और 6 वाक्य हैं, उनमें से 4 का चयन करेंगे और 4 का ही हम अनुवाद करेंगे, और 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है घटना क्रमशः संयोजनम। घटना, कोई घटना कहानी होगी, उसका संयोजन करना है। कैसे, ये क्वेश्चन में लिखा है कर्म रहिता नाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वकम संयोजनम। क्रम रहिता नाम यानी 6 वाक्य दिए होंगे, षड यानी कहा ना षड, 6 वाक्य मिलेंगे अपने को, और उन 6 वाक्यों का जो क्रम है वो सही नहीं होगा, आगे पीछे किया हुआ होगा उनको, और अपने को क्या करना है, अपने को उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, और अच्छी तरीके से पढ़कर उसकी वो जो कहानी सी है वो बनाने की, या वो घटना है उसका, ऐसे कि पहले कौन सी घटना हो सकती है, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, ये अपने को अच्छी तरह से देख लेंगे। और देखने के बाद वो 6 वाक्य हैं, अपने हिसाब से उनको क्रम से लिख देंगे, और 6 के 6 वाक्य अगर हम क्रम से लिख देंगे, उनका जो क्रम बिगाड़ा हुआ है उसको सही कर देंगे, तो प्रत्येक वाक्य को सही करने का आधा अंक है, अपने को 3 अंक और मिल जाएंगे। तो 4 4 8 और 4 12 और 3 15, ये 15 अंक का अपना रचनात्मक कार्य हो जाएगा। और इसमें भी, इसमें अथवा भी मिलेगा, संकेत आधारितम अनुच्छेद लेखनम पंचवाक्यानि। संकेत दिया हुआ होगा और एक अनुच्छेद यानी निबंध जैसा अनुच्छेद यानी 5 वाक्य में सिर्फ 5 वाक्य संकेत दिए होंगे, उन पर संकेतों को देखते हुए अपने को 5 वाक्य लिखने होंगे, और वो अपने सोच समझ के अपने जो अनुवाद करना सीख जाएंगे तो वो 5 वाक्य भी हम लिख सकते हैं। और अगर वो 5 वाक्य अगर अपने को ऐसा लगे कि लिख नहीं पा रहे हैं, तो अपने को ये जो वाक्य 6 वाक्य पेपर में पहले से ही मिलेंगे लिखे हुए, उनको सही सीरियल में सही क्रम में सेट करना है। सेट करते ये 3 नंबर भी मिल जाएंगे। तो खंड ख हो गया रचनात्मक कार्य का। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अंत तक इस चैनल पर बने रहेंगे तो ये 15 अंक हैं, ये भी अपने को मिल जाएंगे। इसके बाद आगे है ग, खंड है, खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। ये आ गया अपना अनुप्रयुक्त व्याकरण का टॉपिक। अब इसमें जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं उनको ही यहां दर्शाया गया है, और ये 25 नंबर का है। 25 नंबर आएंगे इसमें। और इसमें प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, बहुविकल्पात्मक रिक्त स्थान पूर्ति ही अति लघुत्रात्मक 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 यानी लघु उत्तर वाले, और अति लघुत्र और छोटे उत्तर। और रिक्त स्थानों की पूर्ति आप जानते हो, बीच बीच में रिक्त स्थान दिए हुए होंगे उनको भरना है। और बहुविकल्पात्मक यानी जिनके विकल्प दिए हुए हैं, ए ब से द, इनमें से एक को टिक लगाओ। वैसे इस प्रकार के प्रश्न, इतनी सारी जो व्याकरण दी हुई है, इसमें ऐसे प्रश्न बना के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है संधि। अब संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन अपने सिलेबस में स्वर संधि नहीं है, व्यंजन और विसर्ग यही है। व्यंजन संधि
अब संधि से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। संधि से संबंधित 4 क्या आएंगे? तो व्यंजन संधि में चुत्व, स्टुत्व, जसत्व, चरत्व और अनुस्वार है। ये व्यंजन संधि के भेद हैं, ये सब पूछे जाएंगे। ये मैं करवाऊंगा आपको, आप बने रहिए साथ। और इसके बाद विसर्ग संधि में विसर्ग से लोप, विसर्ग का लोप, उत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग और सत्व विसर्ग, ये विसर्ग संधि के भेद हैं। ये विसर्ग संधि के भेद भी करवाएंगे। और स्वर संधि है वो अपने सिलेबस में 10वीं के सिलेबस में नहीं है, वो भी हम अलग से करेंगे, स्वर संधि को भी करेंगे। लेकिन जो 10वीं के सिलेबस में है वो व्यंजन और विसर्ग संधि ही है। और इसके बाद समास है, समास आएगा 3 नंबर का। अब समास में, समास भी बहुत सारे, लेकिन अपने सिलेबस में अव्यभाव है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व है। तो ये समास भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। 3 नंबर का समास का टॉपिक अपने सिलेबस में रहेगा। और फिर इसके बाद कारकाणी, कारक से संबंधित प्रश्न है, वो 4 नंबर के होंगे। सामान्य परिचय आएगा कारक का, उपपद विभक्ति क्या होती है, विभक्ति का ज्ञान और अशुद्धि एवं का संशोधन। अशुद्धि संशोधनम यानी उसमें कुछ वाक्यों में अशुद्धि दे दी जाएगी और अपने को पूछेंगे इसमें कौन सी अशुद्धि है, और है तो उसको सुधार के, उसको शुद्ध करके लिखो। तो ये कारक से संबंधित 4 नंबर का हो जाएगा। फिर प्रत्यय है अपने कोर्स में, प्रत्यय है वो 3 नंबर के हैं। तो प्रत्ययों की संख्या बहुत सारी है, इसमें सत्री, सानज, तव्यत, अनियर, टिन, लुट, त्रिच, मतुप, इन, ठन, त्व, तल, टाप, घीप, ये प्रत्यय हैं जो हम पढ़ेंगे। और ये इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, वो 3 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद अव्यय पद, अव्यय पद आने में अव्यय का सामान्य परिचय और अव्यय का वाक्य में प्रयोग। वाक्य अव्यय नाम प्रयोग है, वाक्य में अव्यय का प्रयोग कैसे करते हैं, यह भी अपना रहेगा 3 नंबर का टॉपिक। और फिर है उपसर्गा, उपसर्ग है 2 नंबर के पूछे जाएंगे। अब उपसर्ग बहुत सारे हैं, लेकिन अव, अप, निस, निर, दुर, आंग, उद, अधि, ये उपसर्ग है, ये अपने सिलेबस में है। इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद। और फिर शब्द रूप है। अब शब्द रूप है वो 2 नंबर के हैं। शब्द रूप बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से अपने सिलेबस में है छात्र, हरि, पितृ, गो, गुरु, नदी, वधु, अस्मद, युष्मद, इतने तो हो गए ये। फिर त्रिशुलिंगेशु, यानी त्रिशुलिंगेशु मतलब है तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये जो है ना सर्व, तत्, यत, किम, ये इतने सारे हैं ना, ये इनका तीनों लिंगों में आएगा। इनका प्रयोग ये शब्द रूप है इनका सर्व, तत्, यत, किम, त्रिशुलिंगेशु, यानी इनके रूप हैं वो तीनों लिंगों में पूछे जा सकते हैं। फिर है धातु रूपाणी, धातु रूप भी 2 नंबर के हैं। धातु रूप में आपके लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये 5 लकार हैं और इन 5 लकारों से पूछे जाएंगे। और 5 लकारों में धातु कौन सी होगी? 5 वैसे लकार ज्यादा है, 10 है, लेकिन ये 5 जो नॉर्मल लकार है यही अपने सिलेबस में है। और इन 5 लकारों में भू धातु, गम धातु, इस धातु, प्रच्छ धातु, लिख धातु, हन धातु, भे धातु, धा, दा, नृत, जन, क्री, क्रीड धातु, चिंत और त्यज धातु, ये इनका तो प्रश्नमयी पद में प्रयोग पूछेगा। इन धातुओं का आएगा प्रश्नमयी पद में रूप कैसे लिखते हैं। और आत्मनेय पद में आएगा शैव, लब और केवल लट लकार में। आत्मनेय पद की ये 2 ही धातु है अपने सिलेबस में। आत्मनेय पद की 2 धातु है, शैव और लब, और सिर्फ इनको लट लकार में पूछेगा। इसको 5 लकारों में, इन 5 लकारों में नहीं पूछेगा। लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन 5 में तो ये धातु पूछेगा। ये जो प्रश्नमयी पद की धातु है ना, इनको तो 5 लकारों में पूछेगा। और ये जो आत्मनेय पद की 2 धातु है शैव और लब, इनको केवल और केवल लट लकार में पूछेगा। इनके 5 लकार याद नहीं करने, इनका सिर्फ लट लकार याद करना है। तो इसके बाद 2 नंबर का हो गया अपना संख्या ज्ञान। अब संख्या ज्ञान में लिखा है सतमत अग्रे, 100 के बाद लिखा तह अग्रे, यानी से आगे। 100 तक का ज्ञान तो हम पहले ले चुके, 100 से आगे की जो संख्या है उनके बारे में पूछेगा। 100 से पहले की संख्या आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। 100 यानी सतमतः अग्रे, 100 से आगे, आगे जो संख्याएं हैं 100 के बाद 101, 102, 101 ही पूछ सकता है, या फिर 1000 तक भी चला जाए, है ना।
तो संख्या ज्ञान है वो 100 से आगे का है, 100 से पीछे का नहीं है। तो 4 3 7 4 11 और 11 3 14 17 19 21 23 और 25, ये 25 का हो गया अपना व्यय खंड, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण है। ये जो व्याकरण है उसका प्रयोग करना है। कई प्रश्न बनेंगे, हर प्रकार के प्रश्न आएंगे, छोटे भी आएंगे, बीच के भी आएंगे और बड़े भी। विकल्प जो विकल्प देते हैं ना चर, वो विकल्प वाले प्रश्न भी आएंगे, अ वाले, और ये रिक्त स्थान की पूर्ति भी करनी होगी। तो इस प्रकार ये व्याकरण होने के बाद फिर घ का है खंड है पठित अवबोधनम, पठित प्लस अवबोधनम, ये हो जाएगा, यह साथ साथ लिखा है, पठित अवबोधनम, यानी पढ़ा हुआ है उसका अवबोधन, पठित अवबोधनम, ये होगा अपनी पाठ्य पुस्तक का। पठित अवबोधनम ये पाठ्य पुस्तक का होगा, जो हमने किताब में जो अपनी सेमु सी भाग द्वितीय चलता है उसमें पढ़ा है, उसमें से ये आएगा। और ये सबसे ज्यादा 32 अंक का होगा, जो अपनी किताब में जो हमने पाठ पढ़े हैं उन पाठों में, जैसे अपने 12 पाठ थे पहले किताब में सेमुसी में, और अब उसमें से 2 पाठ हटा भी दिए हैं इस बार सिलेबस में। व्याम है सर्वदा पथ्यम और प्राणभ्यो अपि प्रिय सुहृद, और इनको छोड़ के 10 पाठ जो हैं, उन 10 पाठों में से ये जो पठित अवबोधन का है ये होगा 32 नंबर का। पठित अवबोधनम पढ़ा हुआ है उसका ज्ञान। तो पहला तो लिखा है पाठ्य पुस्तकात बहुविकल्पात प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, षड प्रश्न, यानी पाठ्य पुस्तक से बहुत विकल्प दिए जाते हैं वो प्रश्न। बहुत विकल्प कौन से दिए जाते हैं? अ ब स द वाले, बहु यानी बहुत। तो ऐसे 6 प्रश्न आएंगे जिसमें अ ब स द दिया, आपको टिक लगाना है, और एक के टिक लगाते ही ए के लगाते ही 1 नंबर मिल गया, और 6 प्रश्न होंगे और टोटल 6 के सही टिक लग जाएंगे, अ ब स द सही भरे जाएंगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा है पाठ्य पुस्तकात अंश त्रयम। अब पाठ्य पुस्तक से 3 प्रकार के अंश लिए जाएंगे। एक तो गद्य का अंश, गद्यांश, एक है गद्यांश है, एक है पद्यांश है, और एक है नाट्यांश है। एक तो अंश त्रयम, 3 अंश। एक तो गद्य का अंश, गद्य प्लस अंश है गद्यांश है ना, गद्य प्लस अंश है गद्यांश है। वैसे ही पद्य प्लस अंश है पद्यांश है, नाट्य प्लस अंश है नाट्यांश है। तो एक तो गद्यांश होगा, गद्यांश कहानी टाइप, और एक होगा पद्यांश श्लोक की तरह, है ना। श्लोक होता है ना, गीत श्लोक, वो होता है पद्यांश। गीत या श्लोक है ना वो पद्यांश, और कहानी निबंध वो होते हैं गद्यांश। और नाट्यांश नाटक अपने 2 पार्ट शायद नाटक के भी हैं, तो उनका जो अंश आएगा वो नाट्यांश। तो ये 3 प्रकार के हो गए, 3 अंश हो गए, और तीनों ही अंश ये 4-4 अंक के होंगे, यानी 12 नंबर मिलेंगे इनसे। एक गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, तीनों 4-4 अंक के होंगे, 12 अंक। और इनमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? ये जो 12 अंक है ना, उनके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न इसके इस प्रकार पूछे जाएंगे कि प्रश्न पूछोगे ना तो पहला होगा एक पदेन उत्तरम। हर अंश है ना, गद्यांश का हर अंश है, उनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सेम प्रक्रिया रहेगी गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश की। पहले आएगा एक पदेन उत्तरम, तो एक पद में उत्तर दोगे आप तो उसका आधा नंबर होगा, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 1 नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया ना। और 1 नंबर का होने के बाद फिर पूर्ण वाक्य में उत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा, तो वो एक नंबर का होगा, और 2 प्रश्न होंगे तो वो 2 नंबर वो हो गए। फिर भाषिक कार्य होगा इनमें। अब भाषिक कार्य के 2 प्रश्न होंगे आधा नंबर के, और 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 3 और 1 ये 4 नंबर का ये हो गया। और भाषिक कार्य कैसा होगा? भाषिक कार्य में कर्तृ क्रियापद चयनम, विशेषण विशेष्य चयनम, सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पद लेखनम। मतलब कर्तृ और क्रियापद, कर्ता या क्रियापद बताना है, या तो कर्तृ यानी कर्ता और क्रिया। एक प्रश्न तो ऐसा होगा उसमें आपको कर्ता के बारे में पूछे, कर्ता कौन सा है, या ऐसे पूछ लेगा क्रिया कौन सी है। और ऐसा प्रश्न हो सकता है विशेषण और विशेष्य का चयन करो,
विशेष्य का चयन करो, विशेषण का चयन करो, विशेष्य कौन सा है, विशेषण कौन सा है, ऐसा प्रश्न होगा। या फिर ऐसा होगा सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद लिखो, या संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद लिखो। या तो सर्वनाम दिया हुआ होगा, उसको हटाने के लिए कहेगा और आपको कहेगा इसका संज्ञा पद बताओ, या संज्ञा दी हुई होगी और आपको कहेगा संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम बताओ। तो कर्ता या क्रिया के बारे में पूछेगा, या विशेषण विशेष्य के बारे में पूछेगा, या सर्वनाम संज्ञा के बारे में। तो ये हो गया 4 नंबर का गद्यांश, है ना। और ये इसका पैटर्न होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। सेम ऐसे ही पद्यांश के बारे में आएंगे 4 नंबर, यही प्रश्नों का पैटर्न रहेगा। और फिर ऐसे ही सेम 4 नंबर के नाट्यांश, तीनों से ऐसा ही आएगा। और 4 4 8 4 12, ये 12 नंबर हो जाएंगे। 12 6 हो गए, 18 हो गए। अब आगे आ जाओ, ये गद्यांश पद्यांश नाट्यांश हो गए। इसके बाद आगे आओगे तो आगे लिखा है पाठ्य पुस्तकात पद्यांश से सुक्त वचन से व हिंदी भाषायाम स प्रसंगम भावार्थम लेखनम, ये 2 नंबर का आएगा। पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश आ जाएगा, ये एक सुक्ति दे देंगे, और उस सुक्ति का आपको हिंदी में प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। हिंदी भाषा में प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अन्वय लेखनम रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम, अन्वय लिखना, कोई श्लोक आएगा और उस श्लोक का अन्वय लिखना है। श्लोक क्या होता है, श्लोक तो क्या कि उसके छंद के अनुसार चलता है, तो छंद और ये जो रस वगैरह हैं उसमें अलंकार हैं, सारे आते हैं, तो वो उसके हिसाब से सेट किया होता है श्लोक, तो उसका क्रम सही नहीं होता है। और अन्वय क्या होता है, अनु प्लस अय, अन्वय होता है कि उसको जैसे अर्थ निकले उस क्रम में लिखना है, वो अन्वय होता है। तो अन्वय में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिक्त स्थान की पूर्ति के माध्यम से लिखने हैं, बीच बीच के शब्द आपको दिए हुए होंगे, आपको तो उठा सेट जो खाली रह गए ना वही सेट करने हैं। तो ऐसा करते ही आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। और फिर एक प्रश्न निर्माण का आएगा, प्रश्न निर्माणम, उसमें प्रश्न निर्माण करना है, उत्तर लिखा हुआ होगा, आपको प्रश्न निर्माण करना है। और ऐसे 4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, और तो 4 नंबर और मिल जाएंगे। इसके बाद पर्याय विलोम पद मेलनम, पर्याय और विलोम जो पद है उनका मिलान करना है। ये 4 ये होंगे कि कौन सा पर्याय है, कौन सा विलोम शब्द है, उनको आपको मिलान करना है। मिलान करने के 4 मिलान, और आधा नंबर का 1 मिलान होगा, और 4 मिलान करने हैं, 2 नंबर और मिल जाएंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वय लेखनम, 2 श्लोक लिखने, और 2 श्लोक क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तकात, अपनी जो सिलेबस की पुस्तक है शेमुखी भाग द्वितीय, उससे श्लोक द्वय, उसके ही 2 श्लोक होने चाहिए। ऐसे नहीं छठी क्लास के लिख दिए, 7वीं के लिख दिए, 8वीं, वो चाहे दूसरी क्लास के हो, लेकिन अपनी बुक में भी होने चाहिए। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी होने चाहिए, शेमुखी भाग द्वितीय में भी वो श्लोक होने चाहिए, तभी उसके 2 श्लोकों के 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद एक से गद्य पाठ से हिंदी भाषायाम सार लेखनम, अब गद्य पाठ अपने पाठ है ना, 10 पाठ है, उनमें से जो गद्य पाठ है ना, पद्य नहीं, पद्य या नाटक वाले नहीं, ये पद्यांश नाट्यांश लिखाना, पद्य पाठ, नाट्य पाठ, गद्य पाठ, तो उनका अंश होता है वो गद्यांश हो जाता है, पद्य का अंश होता है पद्यांश हो जाता है, नाट्य का अंश हो नाट्यांश हो जाता है। तो वो अपने गद्य पाठ है ना, कहानी निबंध वाला पाठ, उसका सार लेखनम हिंदी भाषा में उसका सार लिखना है। पूरा का पूरे पाठ का अनुवाद नहीं लिखना है, पूरे पाठ का अनुवाद लिख दो, 3-4 पन्ने में लगे रहो, उसका सार लिखना है, उसमें पूरा सार आ जाए, कहना क्या चाहता है वो लेखक, वो बात आ जाए, और 5-10 लाइनों में, है ना, तो वो लिखना है, और उसके 2 नंबर आपको और मिल जाएंगे। और इसके साथ सिलेबस मेरे अनुसार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की, शेमुखी भाग द्वितीय, और उसका हमने ये जो सिलेबस देखा है अच्छी तरह सिलेबस देख लिया है। और ये पाठ है सूचि पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्य वत्सला, सुभाषितानि, सौहार्दम प्रकृति शोभा, विचित्र है साक्षी, सुक्तय है, भूकंप विभीषिका, अन्योक्त है, ये अपने पाठ है। अब इन पाठों को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सूची पर्यावरण से शुरू करेंगे, इनको पढ़ना शुरू करेंगे हम, और अच्छी तरह से पढ़ेंगे इन पाठों को। आप तो बस बने रहिए और देखते रहिए, हर एक पाठ को बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। आप संस्कृत पढ़ना
लिखना और बोलना तक सीख जाएंगे। लगातार इससे बने रहें। पहले हम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद इसके व्याकरण है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और इसको हम अगले टॉपिक में इस पाठ की शुरुआत करेंगे। और आपने इस पाठ को, इसको टॉपिक को बड़ी रुचि से देखा और समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और औरों को भी मालूम पड़े शेयर कीजिए, और आगे के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।